क्लास 10th के टॉपिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पे अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सवाल ये कि आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो अब प्रिज्म के थ्रू कैसे होगी? तो यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक एक्टिविटी भी थी पिछले वाले चैप्टर पे। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल है एज इन ग्लास स्लैब, जैसा कि ग्लास स्लैब में होता है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे पैरेलल थे किसके? इंसिडेंट रे के। However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? अगर ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से लाइट गुजरेगी तो क्या होगा? कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आप एक ग्लास प्रिज्म ले लीजिए। इट हैज़ टू ट्रायंगुलर ग्लास बेस, थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग? इंक्लाइन टू ईच अदर का मतलब वो पैरेलल नहीं होंगे। मतलब कि मान लीजिए ये आपका एक प्रिज्म है, ये यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये एंगल बना रहे, इंक्लाइन हो रहा है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक एंगल पे मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। let us know let us now do an activity to study the refraction of light through a rectangular glass prism। एक एक्टिविटी है और देखो एक्टिविटी करके ही समझ आएगी। लेकिन आप एक यहाँ पे एक प्रिज्म है, मान लीजिए ए बी सी एक प्रिज्म है, एक ग्लास प्रिज्म है। तो जब आप इसको समझ लेंगे तो एक्टिविटी थोड़ा आसान हो जाएगा अगले समझना। और ये जो आपका प्रिज्म है, मतलब ये एक्टिविटी के थ्रू ही कंक्लूजन निकला है। लेकिन आप पहले इसको समझिए। आपको दिख रहा होगा ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ए बी पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? ए सी। पी आपकी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट। पी आपकी इंसिडेंट रे है और ये पहला मीडियम हो गया। तो लाइट यहाँ रेयर है और ये क्या है? डेंसर। तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। तो आपकी जो ई एफ है, ई से लेकर के एफ, ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब की बार लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी? रेयर जाएगी। आपका जो अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आपका क्या हो जाएगा? ए सी। तो जो एफ एस है, अब जो ये मतलब ये जो पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, अब वो दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये निकल रही है एफ एस। ये कहलाएगी इमर्जेंट रे। लाइट रेयर से चली और रेयर में ही पहुंच गई। मान लो एयर से चली और एयर में ही पहुंच गई, तो क्या कहलाएगी? इमर्जेंट रे। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ क्या है? प्रिज्म। देखो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये जो लाइट है वो कहाँ ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। मतलब लाइट पी क्यू ई, तो एच जाना चाहिए था जहाँ डॉट डॉट है, लेकिन लाइट नहीं गई। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? ई से एफ जा रही है। तो जब लाइट ई से एफ जा रही है तो जो इमर्जेंट है उसको हमने पीछे खींचा, तो वो जहाँ पे मिल रही है ये, और जो लाइट जैसे सीधे जानी चाहिए थी, तो कितना अपने पाथ से डेविएट हो रही। डेविएट का मतलब होता है भटकना। तो ये डी कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ई कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। आई देखो ये नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है, एन एन डैश और एम एम डैश। कौन कौन? एम एम डैश और एन एन डैश, ये क्या है? नॉर्मल। तो ये दोनों क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस एक्टिविटी को अब आप पढ़ेंगे और करेंगे तो समझ में आएगा। आप कुछ मत करिए, आप एक वाइट पेपर लीजिए और ऑन ड्राइंग ए बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन, पिन उठा लीजिए। आप एक ग्लास पिन ले लीजिए और ऐसे पकड़िए इन सच ए वे इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, ठीक है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग ए पेंसिल। आप प्रिज्म रख के उसके आउटर साइड पे पेंसिल से मार्क कर लीजिए। आप एक स्ट्रेट लाइन पी इंक्लाइन जो मैं बता रहा था रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी के लिए, फिर वहाँ पे पिन लगा दीजिए। दो पिन फिक्स करिए पी और क्यू पे, एंड पी, ठीक है।
लुक एट फॉर द इमेज ऑफ द पिन, कहाँ पे बन रही है। आपको लाइट स्ट्रेट जाते हुए नहीं दिखेगी, आपको लाइट ऐसे दिखेगी। फिर आप क्या करिए, दो और पिन ले लीजिए, मतलब लुक एट द इमेज और 8 पॉइंट आर एंड एस नाम रखिए, जो नीचे मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था। और पी और क्यू सेम स्ट्रेट लाइन पे यदि आप देखेंगे, रिमूव करेंगे, और जब रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि पी मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट ई पे मिल रहा है सिमिलरली, तो आप एक परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी और ए सी से ड्रा करेंगे ई और एफ के पास, ठीक है, और एंगल आई और एंगल आर और एंगल ई बनाएंगे। ये एक्टिविटी बहुत आसान होती है और स्कूलों में आपकी कराई जाएगी। नहीं कराई जाती तो अपने टीचर से कहिए कि एक्टिविटी कराइए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पी आपकी इंसिडेंट रे है, ई एफ आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, एफ एस आपकी इमर्जेंट रे। जो मैंने पूरा का पूरा बताया है इस पूरे पैराग्राफ में वही दिया गया है, ठीक है। अगला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको लगे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपसे लाइन बाय लाइन बताऊँगा। यू मे नोट दैट द रे ऑफ लाइट इज इंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। फर्स्ट सरफेस ए बी के लिए कहाँ से कहाँ इंटर कर रही है, आप जो भी पढ़ेगा तुरंत डायग्राम में देखेगा, जो भी पढ़िएगा तुरंत डायग्राम में देखिएगा। फर्स्ट सरफेस ए बी के लिए लाइट रे इंटर कर रही है। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंट टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंट हो रही, क्योंकि लाइट एयर से डेंसर जा रही है इसलिए नॉर्मल की ओर झुकेगी। एंड द सेकेंड सरफेस ए सी, जो दूसरा सरफेस है ए सी, द लाइट रे हैज़ इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर की ओर जाएगी। हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए वो नॉर्मल से दूर जा रही है क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट विच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, आपको दोनों कंपेयर करना है। इज दिस सिमिलर टू काइंड ऑफ बेंटिंग दैट अकर इन द ग्लास स्लैब, क्या ग्लास स्लैब्स की तरह है। आप डिफरेंस पाएंगे, पर आप कंपेयर करके खुद एनालिसिस करिएगा। लास्ट पिछले वाले चैप्टर में जो एक्टिविटी मेंशन थी और इस वाले में, मतलब ग्लास स्लैब और प्रिज्म में लाइट रिफ्रैक्शन में क्या कोई अंतर है, ठीक है। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend and the angle of direction of incident ray, जिधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उधर इमर्जेंट रे बेंट हो रही है। पेकुलर शेप का मतलब होता है एक अजीब शेप, जैसे लाइक कि आपने क्लाउड देखा होगा, आपने अनोखे बादल आसमान में देखे होंगे। द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो अपने रास्ते से कितना भटक गई, जब हमने पीछे खींचा था डी पे। इन दिस केस डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द एबव एक्टिविटी एंड मेजर। तो आपको एक्टिविटी बताना है कि रे अपने पाथ से कितना भटक गई है, कितना डेविएट हुई है, ठीक है। अगली जो हेडिंग है वो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिसिएटेड द स्पेक्टकुलर कलर्स इन द रेनबो। आपने रेनबो देखा होगा और रेनबो में बहुत सारे कलर देखे होंगे और आप खुश भी हुए होंगे, अप्रिसिएट किए होंगे नेचर के इस फॉर्मेशन को। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ सन गिव इस इन द वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो देखो, इकलौता सन का सोर्स है नेचर में, मतलब पूरे नेचर में लाइट का एक ही सोर्स है सन। सन इतने सारे कलर कैसे दे पा रहा है। बिफोर वी टेक अप ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल के दिमाग में आने से पहले वी शैल फर्स्ट, वो तो पहले लिखा तो पहले आ चुका, वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म से कैसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फिनोमेना, लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। तो कह रहा है कि एक एक्टिविटी के थ्रू आप एक समझिए कॉन्सेप्ट को। वो कह रहा है कि आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसमें स्मॉल होल बना लीजिए, ठीक है। इन द मिडिल सनलाइट को अलाउ करिए, उस नैरो स्लिट पे सनलाइट जाए और गिव्स ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म लीजिए और अलाउ करिए लाइट को कि लाइट उस पर जाए। और आप देखेंगे कि जैसे ही टर्न ऑन द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स, तो आप स्क्रीन एक जगह देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे, ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर। ये एक्टिविटी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका एक ग्लास प्रिज्म दिख रहा होगा और ये आपकी वाइट लाइट है। और वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो कई सारे कलर में आपको मिलता है वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम और एक होता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। जो दिखाई दे विजिबल, जो ना दिखाई दे इनविजिबल। तो आप देख पा रहे होंगे द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इन द बैंड ऑफ कलर। इसमें वाइट लाइट टूट के कई सारे कलर में दिख रही है। नोट द कलर, आप उन कलर को नोट करिए।
अपीयर एट द टू एंड ऑफ द कलर बैंड, कहाँ से शुरू हो रहा और कहाँ पे ख़त्म हो रहा, उन दोनों कलर को देखिए। द वेरियस कलर सीन आर वायलेट, ये वायलेट कलर, एंड इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड फिगर 10.2 बहुत सिंपल सा मतलब है, जब किसी भी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। द एक्रोनोम बिबग्योर, एक्रोनोम का मतलब होता है, जैसे नासा का फुल फॉर्म होता है NASA, तो आप ऐसे फुल फॉर्म ना लिख के NASA लिख देते हो। आप जब किसी भी एक सेंटेंस को उसके कैपिटल लेटर में हाफ में लिखते हो तो एक्रोनोम बोला जाता है। द एक्रोनोम बिबग्योर विल हेल्प अस टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर, तो ये आपका क्रम है याद करने का कलर का बिबग्योर से, ठीक है, वायलेट से लेकर के रेड तक। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आप ये जो व्हाइट लाइट का कलर पा रहे हैं, पूरी लाइट का कलर पा रहे हैं V2R, यह स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यू माइट नॉट बी एबल टू सी द ऑल कलर सेपरेटली, आप अलग अलग नहीं देख पा रहे होंगे, एक साथ एक पेयर दिख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। 8 समथिंग मार्क इज कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, आप कलर को मार्क करिए कहाँ से किस कलर किस कहाँ तक रेंज है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्सन। तो जब देखिएगा, जब किसी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो ये जो कलर कंपोनेंट है इसे ही बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। देखिए 3 वर्ड याद रखिए, डिस्पर्सन, बिबग्योर, ठीक है, बीम, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। You have seen that white light is the dispersed into 7 color component by a prism। तो क्या प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करता है? वाई डू वी गेट दिस कलर, हम ये कलर क्यों पाते हैं? वाई डू वी गेट दिस कलर? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल, क्या अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में। एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म, जब ये प्रिज्म से पास होता है, द रेड लाइट, ये याद रखिएगा, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड वायलेट द मोस्ट। तो रेड कलर कम बेंट हो रहा है और वायलेट कलर ज़्यादा हो रहा है। द रे ऑफ इस कलर इमर्ज अलॉन्ग ए डिफरेंट पाथ, हर कलर का अपना एक अलग अलग पाथ है, अपना अलग अलग रास्ता है। दस बिकम डिस्टिंक्ट, इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन स्पेक्ट्रम, और ये जो कलर का बैंड मिल रहा है ये आप स्पेक्ट्रम में देखते हैं। ये बहुत प्यारा एक रेनबो बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, पहाड़ है, और सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन बना सकता है। सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सर आइजैक न्यूटन पहले आदमी थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को एक्सप्लेन किया। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, वो ट्राई कर रहे थे कि कलर्स स्पेक्ट्रम में जो आ रहे हो कैसे आ रहे हैं। बाय यूजिंग द अनदर सिमिलर प्रिज्म, वो है 2 प्रिज्म ले लिए, एक आपने डायग्राम पे देख रहे हो, एक P1 प्रिज्म है और एक P2 प्रिज्म है। एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है, ये इसके 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक प्रिज्म उल्टा रख दिया गया है। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, तो वो देखना चाहते थे कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ये फिनोमेना कैसे होता है और क्यों होता है। ही देन प्लेस्ड ए सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म, वही मैंने आपसे कहा कि इन्होंने एक दूसरा प्रिज्म ले लिया जो आप फिगर 10.6 में देख पा रहे होंगे। दिस अलाउ ऑल द कलर, ये ऑल कलर को अलाउ करता है, अब द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म। तो ये था कि अगर वाइट लाइट से 7 कलर मिल रहे हैं तो क्या अगर हम दूसरा प्रिज्म रख देंगे तो क्या वो फिर से 7 कलर मिलेंगे या वो 7 कलर गायब हो जाएंगे, क्या होगा? ही फाउंड, उन्होंने पाया कि बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ सेकेंड प्रिज्म, दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। और इससे न्यूटन को लगा कि लाइट में कितने कलर पाए जाते हैं? 7 कलर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिएगा ये वाइट लाइट है और ये रेड और वायलेट है, रेड और वायलेट है, रेड और वायलेट है, ये पास हो रही, फिर से वाइट लाइट आ गई। तो अगर वाइट लाइट, इससे ये प्रूव होता है इस पूरे पैराग्राफ से कि वाइट लाइट में ही 7 कलर हैं, प्रिज्म में 7 कलर नहीं है, वाइट लाइट में 7 कलर हैं। क्योंकि वाइट लाइट जैसे जैसे अभी एक प्रिज्म ये था P1, एक प्रिज्म P2 उल्टा हो गया, तो प्रिज्म उल्टा कर देने पर जब फिर स्क्रीन पे फिर से हमें वाइट लाइट ही मिल रही है। क्या मिल रही है? वाइट लाइट। ठीक है। एनी लाइट दैट गिव ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज रेफर टू द एज वाइट लाइट। ठीक है। रेनबो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th का। तो ये रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम।
रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, अपेयरिंग इन द स्काई, आपको आसमान में दिखाई देता है, आफ्टर ए रैन, बारिश के बाद, इट इज़ काज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, और ये क्यों होता है, सन की जो वाइट लाइट डिस्पर्स्ड होती है उसकी वजह से होता है। क्या होता है, बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं छोटी छोटी बूंदें वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। आपका जो रेनबो होगा, आपका जो रेनबो होगा, सन जिधर होगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। दे रिफ्रैक्ट, वो रिफ्रैक्ट होती हैं, एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इंटरनली। और लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है, ये भी याद रखिएगा। जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है और लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप दोनों पढ़ चुके हैं। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जब रेन ड्रॉप से लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि लाइट एयर टू डेंसर जा रही होती है। जब एयर से डेंसर जाएगी तो लाइट बेंट होगी। टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, और इस तरीके से ऑब्जर्वर की आई में बहुत सारे कलर पहुँचते हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे, आप रेनबो देखते होंगे जब सनी डे, व्हेन यू क्लिक द स्काई थ्रू द वाटरफॉल। अगर आप वाटरफॉल चले जाइए तो वाटरफॉल में क्या होता है, सनलाइट जाती है, वहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, वहाँ भी देखेंगे। वाटर फाउंटेन में भी आप देख सकते हैं, और सन बिहाइंड मतलब सन के पीछे या मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हो सकता है अगर बरसात ना भी हो रही हो तो भी आप वाटरफॉल में जाके या फिर वाटर फाउंटेन में आपको रेनबो दिख सकता है। ये सनलाइट है, ये रेन ड्रॉप है, ये आ रही है और ये फिर रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के पास आ रही है, और ऑब्जर्वर को रंग बिरंगा संसार दिखता है और उसको लगता है यही सच है। यही क्या है, सच है। अगली जो हेडिंग है वो है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और ये स्टार यहाँ है लेकिन लग यहाँ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे जब आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपैरेंट रैंडम वेवरिंग और फिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव फायर आर ए रेडिएटर। यहाँ पे है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिंकरिंग। फ्लिंकरिंग का मतलब होता है झिलमिलाहट, चिमचिमाना या टिमटिमाना। होता ये है कि जहाँ आग लगी होती है और आप देखा होंगे आग या हीटर के ऊपर अगर एयर गर्म है तो उसके आसपास की चीज़ें आपको वेवरिंग करती हुई दिखाई देंगी, हिलती हुई दिखाई देंगी, टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, द एयर जस्ट एबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो जहाँ फायर है उसके आसपास की हवाएं गर्म होती हैं, और जब हवा गर्म होती हॉटर होती है तो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, एयर फर्दर अप। द हॉटर एयर इज लाइटर, जो हॉट एयर है वो लाइट होती है, हल्की होती है, लेस डेंस होती है देन दैट द कूलर एयर एबव इट। कूलर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो डेंस होती हैं और जो गर्म हवाएं होती हैं वो लेस डेंस होती हैं। हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट कूलर एयर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हवा गर्म होती है और ऊपर उठ रही है तो उस लेस डेंस है, और जब हवा ठंडी है तो वो ज़्यादा डेंस है। तो जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट कूलर एयर, मतलब कि ठंड जो मतलब गर्म हवाएं हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ठंड के कंपेयर में। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, एक जैसा नहीं है, फिजिकल कंडीशन लगातार चेंज हो रही है। फिजिकल कंडीशन मीन्स व्हाट, फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, लगातार सब कुछ चेंज हो रहा है। तो लगातार चेंज होने की वजह से द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर, आप हॉट एयर के थ्रू उसकी अपेरेंट पोजीशन देखते हैं, एक्चुअल पोजीशन नहीं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब एक टंकी या बकेट में आपने कॉइन रखा था तो कॉइन थोड़ा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था, कॉइन वहीं का वहीं है। तालाब थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था, तो तालाब की एक्चुअल पोजीशन वही है पर आपको दिखाई ऊपर दे रहा है, मतलब वो अपेरेंट पोजीशन है। ऐसी पोजीशन है अपेरेंट। एयर फैक्चुलेट दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, और इसी वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है और हमें अर्थ में ऑब्जर्वर होता है और वह सब देखता है। स्मॉल स्केल इन अवर लोकल इन्वायरमेंट
द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ए सिमिलर फिनोमेना ऑन मच लार्जर स्केल, लेट अस सी हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? इस पूरे पैराग्राफ में आपसे बताया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो होता है कि हॉट एयर होगी, कूल एयर होगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा, फिजिकल कंडीशन लगातार बदलेंगी और आपको चीज़ें फ्लिंक करती हुई या फिर आपको वेवरिंग करती हुई दिखाई देती है। अगला, और ये पूछता भी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर एडवांटेज है और देखते हैं इसको।